डॉक्टर इरशाद अली खान, सहाचार राजनीति विज्ञान विभाग, राज के बांगड़ मवादर जी नाम कार्यरत हूँ। जैसे कि हमने मार्क्स के अनेक सिद्धांतों का अध्ययन किया, आज हम मार्क्स का राज्य सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। मार्क्स ने स्वयं राज्य के सिद्धांत पर अलग से स्पष्ट रूप से कुछ नहीं दिखाया, परंतु मिलीबिंद के शब्दों में मार्क्स ने स्वयं कभी राज्य का क्रमबद्ध और व्यापक सिद्धांत देने का प्रयास नहीं किया। चांग लिखते हैं कि लेनिन के राज्य और क्रांति 1917 के प्रकाशित होने से पहले राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत न केवल अर्थशास्त्र में बल्कि राजनीति और समाजशास्त्र में बिल्कुल उपेक्षित था। ये सच है कि मार्क्सवाद सिद्धांत सामाजिक शास्त्र में साधारणतः उपेक्षित ही रहा, किंतु आर्थिक विषयों पर मार्क्स की रचनाओं में राज्य का विवरण चिटका हुआ है, यानी बिखरा हुआ है। राज्य पर इनके विचार उनकी कुछ अन्य रचनाओं में भी मिलता है। प्लेटो अरस्तु की भांति राज्य की एक लोक कल्याणकारी संगठन मानने के स्थान मार्क्स राज्य को एक वर्ग संगठन मानता है। उसकी उत्पत्ति राज्य वर्ग संघर्ष से हुई है। ये एक दमनकारी समुदाय है जो वर्ग विभेदों को बनाए रखता है। राज्य तब तक बना रहेगा जब तक समाज में वर्ग रहेंगे। मार्क्स का आदर्श वर्ग विहीन समाज है जिसमें राज्य विलुप्त हो जाएगा और साम्यवादी समाज की स्थापना होगी। राज्य वर्ग समाज की उपज है, उसका उदय वर्गों के उदय के साथ हुआ, वर्गों के अंत के साथ ही उसका लोप भी हो जाएगा, यह धीरे धीरे मुरझा जाएगा। राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग विभेद। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मार्क्स की विचारधारा सामान्य मत के सार्थ विपरीत है। प्लेटो अरस्तु अनेक विचारकों का मत है कि राज्य एक स्वाभाविक और नैतिक संस्था है जो मानव जीवन के साथ ही जुड़ी हुई है, लेकिन मार्क्स राज्य को एक वर्गीय संस्था मानता है। आदिम साम्यवादी अवस्था में समाज के सदस्यों के बीच हितों का कोई संघर्ष नहीं था, इसलिए संपूर्ण समाज मिलकर अपने मामलों का प्रबंध स्वयं कर लेता था। राज्य का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन दास युग में स्थिति बदल गई। इस युग में स्वामियों के हाथ में भूमि, संपत्ति, उत्पादन के समस्त साधन थे। ये दासों के शोषण करते थे। स्वामी वर्ग के सदस्यों की संख्या बहुत कम थी। बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए उन्हें शक्ति का आश्रय लेना पड़ा। इनके द्वारा सेना, पुलिस, न्यायालय और कारागार आदि की व्यवस्था की गई। इन संस्थाओं पर अन्य लोगों का अधिकार था जो शासक वर्ग के समर्थक थे। यहीं से राज्य संस्था का जन्म हुआ। एंगल्स लिखते हैं कि राज्य शासन के रूप में सबसे शक्तिशाली उच्च आर्थिक वर्ग का राज्य है, जो राज्य के माध्यम से राजनीतिक रूप से भी उच्च वर्ग बन जाता है, और इस प्रकार ये शोषित वर्ग के शोषण का नया हथियार है। पुराने समय का राज्य गुलामों का शासन करने के लिए गुलामों के मालिकों का राज्य था। सामंतवादी राज्य किसान तथा भूमिहीनों पर शासन करने के लिए कुलीन लोगों का राज्य था, तथा आधुनिक प्रतिनिधित्वात्मक राज्य मजदूरों का शासन करने के लिए पूंजीपतियों का शासन है। एंगल्स लिखता है कि राज्य की उत्पत्ति वर्गों की उत्पत्ति के साथ ही मानते हैं और राज्य को एक आर्थिक वर्ग के हाथ में दूसरे आर्थिक वर्ग पर शोषण करने का हथियार बताते हैं। मार्क्स लिखते हैं कि राज्य संपत्तिशाली वर्ग का संगठन है जो संपत्तिहीन वर्ग से इसकी सुरक्षा करता है। वे लिखते हैं कि मार्क्स लिखते हैं कि राज्य आदिकाल से अस्तित्व में नहीं था। ऐसे समाज भी रहे हैं जो इसके बिना थे। उनमें राज्य और राजसत्ता की कोई धारणा नहीं थी। आर्थिक विकास की निश्चित दशा में जो समाज के वर्ग विभाजन द्वारा उत्पन्न झगड़ों के कारण पैदा हुई, राज्य की उत्पत्ति हुई, जो इस झगड़े की आवश्यकता थी। राज्य वर्ग शोषण का यंत्र है। जैसा कि राज्य के उद्देश्य एवं स्वरूप के बारे में मार्क्स का विचार अन्य दार्शनिकों से काफ़ी भिन्न है। अपनी प्रारंभिक रचनाओं में उन्होंने हिगल के राज्य संबंधी विचारों की कटु आलोचना की। हिगल ये मानते थे कि राज्य उच्च नैतिकता है और राज्य समाज के सारे द्वंद्व खत्म कर देता है। मार्क्स ने इस विचार की कठोर आलोचना करते हुए कहा कि राज्य व्यक्तिगत हितों से ऊपर रहकर सामान्य हित का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि निजी संपत्ति का सेवक है। मार्क्स ने यह भी माना है कि राजनीतिक मुक्ति मानव की मुक्ति नहीं, राज्य स्वतंत्रता हो सकता है बिना मनुष्य की स्वतंत्र हुई। इस प्रकार उन्होंने अपने प्रारंभिक रचनाओं में स्पष्ट किया कि राज्य पूरे समाज का एक पहलू है, समाज के नीचे है, राज्य निजी संपत्ति के हितों से जुड़ा हुआ है। मार्क्स ने राज्य के बारे में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कही है कि राज्य बिखरे हुए नागरिक समाज को संगठित नहीं करता। यह एक राजनीतिक अंधविश्वास है कि राज्य सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करता है, जबकि वास्तविकता यह है कि सामाजिक जीवन राज्य को संगठित रखता है। अतः इस विचार के अनुसार राज्य समाज से बाहर नहीं बल्कि समाज की ही उपज है। मार्क्स के अनुसार राज्य शासक वर्ग के हितों को सुरक्षित बनाए रखने तथा अन्य वर्गों के शोषण करने का साधन या उपकरण मात्र। वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में राज्य पूंजीपतियों का संगठन है। इसका उद्देश्य मजदूरों का शोषण करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह अपनी संपत्ति और हितों की रक्षा की दृष्टि से कानून का निर्माण करता है। कानून भंग करने वालों को पकड़ने और दंड देने के लिए पुलिस और न्यायालय की व्यवस्था करता है। एंगल्स लिखता है कि आधुनिक राज्य, अब उसका स्वरूप कुछ भी हो, मूलतः एक पूंजीवादी मशीन है। पूंजीपतियों का राज्य है। समस्त राष्ट्र पूंजी का आदर्श
मूर्त रूप में जितना ही अधिक वह उत्पादक शक्तियों को अपने हाथ में लेता है, उतना ही वह वास्तव में राष्ट्र पूंजीपति बनता जाता है और उतने ही अधिक नागरिकों का शोषण करता है। साम्यवादी घोषणा पत्र में राज्यों को पूंजीपतियों की कार्यकारिणी समिति कहा गया है। आधुनिक राज्य की कार्यपालिका सभी पूंजीपतियों के सामान्य मामलों के प्रबंधन के लिए एक समिति मात्र है। एंगल्स के शब्दों में राज्य एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के दमन के लिए एक यंत्र है। इस प्रकार मार्क्स और एंगल्स के अनुसार राज्य का जन्म इतिहास की प्रक्रिया में उस समय होता है जब समाज दो विरोधी गुटों में विभक्त होता है, जिनके हित परस्पर विरोधी होते हैं, जिनके हितों में कोई सामंजस्य स्थापित नहीं हो सकता है। दूसरे शब्दों में राज्य वर्ग संघर्ष की उत्पत्ति ये आधारभूत आर्थिक ढांचे अर्थात उत्पादन के संबंधों का उत्पादन के भौतिक साधनों के स्वामित्व द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ ऊपरी ढांचा है। संक्षेप में मार्क्स के अनुसार राज्य मानव जीवन के विकास का उत्तम साधन अथवा राज्य समाज के सभी वर्गों में सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने वाला, उसके अधिकारों की रक्षा करने वाला तथा उनके कल्याण के संलग्न संगठन नहीं है, अपितु उसका उद्देश्य एक विशेष वर्ग की प्रभुत्ता को बनाए रखना, उससे अन्य वर्गों का शोषण से खुली छूट देना। ये वर्ग आर्थिक उत्पादन के साधनों का स्वामित्व करके सेना पुलिस कानून द्वारा अपने वर्ग के आधिपत्य को सुदृढ़ बनाता है। राज्य एक ऐसी संस्था है जो श्रमिकों के अतिरिक्त मूल्य को छीनने में पूंजीपतियों की सहायता करता है। पूंजीवाद के हितों की रक्षा के लिए राज्य न केवल पुलिस और सैनिक शक्ति रखता है, बल्कि राज्य की न्याय प्रणाली को इसी काम में प्रयुक्त करता है। जर्मन राज्य लेफिनेक्ट को बंदीगृह में डालता है क्योंकि वह उसकी सुरक्षा को चुनौती देता है, लेकिन उसे लेफिनेक्ट के हथियारों को छोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होती है। और शिक्षा और धर्म जैसी सांस्कृतिक संस्थाओं का प्रयोग भी श्रमिकों के दमन हेतु किया जाता है। अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तो होगा। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद का अंत अनिवार्य है। क्रांति द्वारा पूंजीवादी वर्ग को नष्ट कर दिया जाएगा और सर्वहारा श्रमजीवी का आधिपत्य स्थापित हो जाएगा। वर्गविहीन समाज की स्थापना में कुछ समय लगेगा। अंतरिम काल में सर्वहारा का शासन होगा। पूंजीवाद के अंत के बाद भी राज्य कुछ समय तक अस्तित्व में रहेगा। इस काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित होगा। गोथा कार्यक्रम की आलोचना में मार्क्स एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावना निरूपित करता है। पूंजीवाद और कम्युनिस्ट समाज के बीच एक के दूसरे में क्रांतिकारी रूपांतर का काल होता है। इसका समवर्ती एक राजनीतिक संक्रमण काल भी है जिसमें राज्य सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी अधिनायकत्व के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। इस संक्रमण काल में राज्य की शक्ति का प्रयोग सर्वहारा वर्ग के द्वारा पूंजीपतियों के प्रतिरोध को कुचलने तथा पूंजीवाद के अवशेषों को समाप्त करने के लिए किया जाएगा। मार्क्स यह देखता है कि साम्यवादी क्रांति के दौरान कितने विराट और कितने जटिल कार्यभार पूरे करने होंगे। शोषक वर्ग के प्रतिरोधों का दमन करना, मेहनतकश जनसाधन के व्यापकतम समूह को सर्वहारा वर्ग के पक्ष में लाना, समाज का अर्थव्यवस्था, राजनीतिक, संस्कृति, सामाजिक संबंधों में आमूल क्रांतिकारी पूर्ण गठन करना, इन सब को ध्यान रखते हुए मार्क्स यही अत्यंत महत्वपूर्ण निष्कर्ष का जो क्लासिकीय सूत्र पेश करता है, एक पूरे संक्रमण काल की अत्यधिक आवश्यकता है और इस काल को राज्य सर्वहारा अधिनायक तक होना चाहिए। यानी संक्रमण काल में हेलोवेल द्वारा प्रस्तुत रूपरेखा के अनुसार साम्यवाद का निम्नलिखित कार्यक्रम होंगे। प्रत्येक प्रकार की जमींदारी का उन्मूलन, भूमि से प्राप्त होने वाले समस्त राजस्व का सार्वजनिक लाभ के कार्यों में खर्च किया जाए, आय के साथ तेजी से बढ़ने वाला आयकर, सब प्रकार के उत्तराधिकार की समाप्ति, देश छोड़कर अन्य देश में बसने वालों की और विद्रोहियों की संपत्ति की जब्ती, सरकारी पूंजी और पूर्ण एकाधिकार से संपन्न राष्ट्रीय बैंक द्वारा राज्य के हाथों में उधार का केंद्रीकरण, संचार और परिवहन के साधनों का राज्य के हाथों में केंद्रीकरण, राज्य स्वामित्व वाले कारखानों और उत्पादन के साधनों का विस्तार, एक सामान्य योजना के अनुसार बंजर भूमि को खेती योग्य बनाना, जमीन को अधिक उपजा बनाने का उपाय करना, प्रत्येक एक के लिए काम करना, समान रूप से अनिवार्य किया जाना, विशेषकर कृषि के लिए औद्योगिक सेनाएं कायम करना, खेती और उद्योग का उचित समायोजन, नगरों और गाँवों में आबादी का अधिक न्यायपूर्ण वितरण, निःशुल्क और सार्वजनिक स्कूल शिक्षा और बच्चों में मजदूरी कराने पर रोक। मार्क्स इससे सर्वहारा अधिनायकत्व को ही लोकतंत्र मानता है। सर्वहारा वर्ग को अपने आप को दलित वर्ग के नाते संगठित करता है और शासक वर्ग को स्थिति तक उठाना है। इसके लिए सर्वहारा को राजनीतिक दल के रूप में गठित होकर राजनीतिक नियंत्रण अपने हाथ में लेना होता है। मार्क्स के शब्दों में अब तक की सभी राज्य व्यवस्थाएं अल्पसंख्यकों की और अल्पसंख्यकों के हित के लिए विद्यमान रही। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व भारी बहुसंख्यक की जागृति और स्वतंत्र व्यवस्था है। ये भारी बहुसंख्यक के हितों के लिए है। राज्य संस्था का विलोप यानी कि सर्वहारा के अधिनायकत्व के संक्रमणकालीन अवस्था के बाद मार्क्स एक ऐसे आदर्श व्यवस्था की कल्पना करता है जिसमें राज्य का विलोप हो जाएगा। ये अवस्था वर्गविहीन समाज की होगी जिसमें राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होगी। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में लिखता है कि विकास क्रम में जब वर्गों में भेद मिट जाएगा और सारा उत्पादन पूरे राष्ट्र के एक विशाल संघ के हाथ में से केंद्रित हो जाएगा तथा सार्वजनिक सत्ता अपना राजनीतिक स्वरूप खो देगा।
यानी एंगल्स कहता है कि राज्य का अंत नहीं किया जाता है, उसका लोप हो जाता है। मार्क्स की मान्यता है कि जब तक समाज में वर्ग बने रहेंगे तब तक एक विशेष वर्ग की सत्ता का समर्थक राज्य की भी सत्ता बनी रहेगी, किंतु सर्वहारा वर्ग की अधिनायकता के चरण में पूंजीपतियों के वर्ग का उन्मूलन हो जाएगा। इसके बाद समाज में वर्ग भेद की सत्ता स्वतः समाप्त हो जाएगी और सब व्यक्तियों की समानता की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। जब समाज में कोई विशेष वर्ग नहीं रहेंगे तो उनकी सत्ता को बनाए रखने वाले राज्य की भी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी तथा राज्य का धीरे धीरे स्वतः लोप हो जाएगा। इस अवस्था में मनुष्य पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता का उपभोग करेगा तथा उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण समाज का अधिकार होगा। सब लोग अपनी योग्यता के अनुसार काम करेंगे तथा अपने आवश्यकता अनुसार प्राप्त करेंगे। जो व्यक्ति काम करने योग्य नहीं होंगे उनके लिए सामाजिक सहायता तथा सामाजिक बीमे की व्यवस्था होगी। इस प्रकार मार्क्स जिस तरह की साम्यवादी सामाजिक आर्थिक संरचना की कल्पना करता है उसमें व्यक्ति और समाज के पूरी तरह से स्वतंत्र होने, उनकी प्रत्येक तरह की तरकीब की सहूलियतें होने की कल्पना की गई है। वह उत्पादन के साधनों पर चंद पूंजीपतियों की नहीं बल्कि पूरे समाज का मालिकाना हक होगा। मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण की गुंजाइश नहीं होगी। भूख, गरीबी, बेकारी नहीं होगी। मार्क्स के शब्दों में पुराने बुजुर्ग समाज और तथा उसके वर्गों और वर्ग विरोधी के स्थान पर हम एक ऐसे समाज की स्थापना करेंगे जिसमें प्रत्येक का स्वतंत्र विकास, सभी के स्वतंत्र विकास की आवश्यक शर्त होगी। वस्तु तो मार्क्स ने उस समाज की कल्पना की जब राज्य की जरूरत नहीं रह जाएगी। जैसे फूल सूख कर सड़ जाता है उसी तरह राज्य का व्यवस्था वृक्ष मुरझाकर समाप्त हो जाएगा और दमन करने वाली सारी एजेंसियां भी खत्म हो जाएगी। मानव पूर्णतः मुक्त होगा, अपना मालिक खुद होगा। मार्क्स के राज्य के लुप्त होने संबंधी विचारों में एंगल्स ने इन शब्दों में व्यक्त किया है कि वह युग आने वाला है जब राज्य संग्रहालय में रखा जाने वाली योग्य प्राचीन वस्तुओं चरखे और कांस्य के कुल्हाड़े की भांति अतीत काल की वस्तु बन जाएगी। राज्य के सिद्धांत की आलोचना जब हम करते हैं तो मार्क्स के राज्य सिद्धांत के स्पष्ट रूप से है कि राज्य का वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का साथ गहरा संबंध। राज्य सदैव मजदूरों का शोषण करता है। राज्य का आधार पार्श्विक शक्ति है, इसका अंत भी क्रांति हिंसा से ही हो सकती है। राज्य का प्रधान कार्य विशेष वर्ग की हितों की शक्ति को द्वारा सुरक्षित बनाना, अतः ये वर्ग को क्षति पहुंचाने वाले सभी कार्यों का दमन करता है। मार्क्स ऐसा मानता है। आलोचक के राज्य सिद्धांत में कोई दोष है। मार्क्स के राज्य सिद्धांत में कई देश है, जैसे कि राज्य मानव की भलाई करने वाला संस्था है। जैसे कि स्पेंसर लिखता है कि व्यक्तिवादी विचार भी इस दृष्टि से राज्य की उपयोगिता मानता है और मार्क्स उसे शोषण का यंत्र मानता है। राज्य कल्याणकारी संस्था है जिसे 60 वर्ष हो गए, पिछले लगभग अभी तक जो है कल्याण का राज्य स्वीकार कर लिया गया। पश्चिम यूरोप देशों में श्रमिकों के हितों में सैकड़ों कानूनों का निर्माण किया गया। शांतिपूर्ण तरीके से भी परिवर्तन किया जा सकता है। मार्क्स ने कहा कि क्रांति और हिंसा के बिना पूंजीवाद राज्य समाप्त नहीं होगा, परंतु शांतिपूर्ण तरीके से भी राज्य प्राप्त किया जा सकता है और समाजवादी राज्य के रूपांतरण किया जा सकता है, जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, भारत में हुआ। भारत में कानून बनाकर राजाओं की विश्वस्तता और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया। राज्य के विलोप की धारणा कल्पना मात्र है, यानी कि मार्क्स राज्य विहीन समाज की कल्पना करता है। ये कहता है कि धीरे धीरे राज्य की व्यवस्था स्वयं में समाप्त हो जाएगी। जिस प्रकार एक फूल अपने पूर्ण विकास के बाद समय में मुरझा जाता है, उसी प्रकार अंत में राज्य रूपी फूल की पंखुड़ियां कुंभलाकर गिर जाएगी। इस संस्था का लोप हो जाएगा। किंतु आलोचकों के अनुसार मार्क्स की भविष्यवाणी सिद्ध नहीं हुई है। रूस में क्रांति को हुए बहुत वर्ष हो गए, करीब 100 साल से अधिक, और राज्य का विलोप नहीं हुआ। गोर्बाचोव की सत्ता के आने के बाद सोवियत संघ पूंजीवादी लोकतंत्र का मार्ग पर चले गए और साम्यवादी पार्टी का प्रतिबंध लगा दिया गया। समाजवादी शब्द को यूएसएसआर के नाम से निकाल दिया गया तो खुली प्रतियोगिता अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया गया। सोवियत संघ के गठन के साथ ही वहाँ साम्यवाद का दफना दिया गया। यानी कि आज चीन में भी खुली जो पूंजी का है वो खुला जो 2004 में एक संशोधन करके दिया गया, उससे प्रतीत होता है कि मार्क्स की धारणा पूर्णतः सिद्ध नहीं होगी। धन्यवाद।